बच्चों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको पुनरावृत्ति करा रही हूँ। समास की पुनरावृत्ति कई बार हुई है, लेकिन फिर भी मैंने आज सोचा कि आप उसको माइंड मैप की तरह उसके संक्षिप्त रूप को दिमाग में रख लेंगे तो आपको अच्छी तरह से वो समास पूरा याद हो जाएगा। तो किसी भी चीज़ को विस्तार से समझाने से ज़्यादा उसको एक माइंड मैप की तरह उसका बना करके अगर दिमाग में रख लेंगे तो आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। तो आज मैं कोशिश करती हूँ कि उसी तरह से आपको मैं समझाऊँ ये सारी चीज़ें, ताकि आपको कोई कठिनाई ना हो। तो सबसे पहले जो अगर प्रश्न उठता है कि समास क्या है, तो मैंने यहाँ लिख दिया है, दो या दो से अधिक पदों के मेल को समास कहते हैं। तो ये समास हो गया। लेकिन प्रश्न उठता है कि पद क्या है। पद का मतलब होता है कि शब्द और पद में यानी कोई अंतर है। शब्द और पद के अंतर को समझाने के लिए ही मैंने यहाँ पर लिखा है कि दो या दो से अधिक पदों के मेल को समास कहते हैं। अब सबसे पहले प्रश्न उठता है कि पद क्या है। वर्णों का सार्थक मेल शब्द कहलाता है। वर्णों का सार्थक मेल शब्द कहलाता है। जब हम किसी चीज को सार्थक रूप से जोड़ेंगे, हम अगर कहते हैं कमल, तो तीन वर्ण आपस में जुड़े और एक बन गया कमल का स्वरूप। कि कमल कहते ही आपको ये चीजें समझ में आ गई कि ये कमल है। लेकिन अगर हम इसको इसी तरह म कल कह देते तो आप कहते ये तो इसका कोई अर्थ नहीं, यानी ये सार्थक मेल है, ये निरर्थक मेल है। इससे इस चीज की अनुभूति हो रही, समझ में आ रहा है, इससे नहीं हो रही है। तो वर्णों का जो सार्थक मेल होता है वो कम आपको ये शब्द कहलाता है। अब प्रश्न उठता है कि पद क्या है। अब देखिए, ये शब्द स्वतंत्र होते हैं। ये शब्द स्वतंत्र होते हैं, लेकिन पद जो होते हैं वो स्वतंत्र नहीं होते। इसलिए स्वतंत्र नहीं होते कि उनको वाक्यों के साथ मिलाया गया रहता है। अगर हम कहते हैं कमल तो ये स्वतंत्र है, लेकिन अगर हम कहते हैं कि कमल तालाब में खिलता है, अब ये स्वतंत्र नहीं है। अब ये कमल यहाँ आकर इससे जुड़ गया, इससे जुड़ गया, इससे जुड़ गया, यानी इसका जो है जुड़ा हो गया। यहाँ ये शब्द था और यहाँ पर आते आते ये पद कहलाने लगेगा, संज्ञा पद। तो कहने के लिए बहुत छोटी सी चीज है, मगर उसके अंतर को स्पष्ट करने के लिए आपको भली प्रकार वो याद रखना होगा। तो उसके लिए एक माइंड मैप ही दिमाग में चलेगा, तभी चीजें स्पष्ट और क्लियर होंगी, अच्छे से समझ में आएंगी। अन्यथा आपको कोई ना कोई दिक्कत या कंफ्यूजन हमेशा बना रहेगा। तो ये मैंने आपको समझा दिया। समस्त पद समझाने के साथ साथ मैंने ये भी समझा दिया कि शब्द और पद में क्या अंतर है। तो मैं रफ करती चल रही हूँ क्योंकि ये चीजें अतिरिक्त रूप में है। अब समास का मतलब होता है संक्षिप्तीकरण की प्रक्रिया। संक्षिप्तीकरण की इस प्रक्रिया को हम वाक्यों में प्रयोग, जो समस्त शब्द आते हैं उनके लिए बनाए थे कि जब हमको बड़े बड़े वाक्य, बड़े बड़े सेंटेंस लिखने हैं तो कैसे उसको हम संक्षिप्त करके लिख लें, ये चीज़ थी। लेकिन अब संक्षिप्तीकरण की जो प्रक्रिया है वो वाक्यों से हम यहाँ शब्दों के माध्यम बता रहे। तो जैसे शब्द होता है कि राजा का कुमार, लेकिन हम संक्षिप्तीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से का हटा के लिख देते हैं राजकुमार। अब राजकुमार और राजा का कुमार शब्द का अर्थ समान है, लेकिन लिखने का जो परिश्रम वो थोड़ा कम हो गया है। तो यहाँ पर यही समझाने के लिए मैं आज एक माइंड मैप बनाने चल रही हूँ कि समास किसे कहते हैं। वो मैंने ऊपर छोटी सी परिभाषा कह सकते हैं, परिभाषा के तौर पर, या कुछ शब्दों से ही बताने की कोशिश की है। अब मैं माइंड मैप बनाऊंगी। तो सबसे पहले समास जानने के बाद आपको उसके भेद जानना है। तो भेद जानने के लिए आप क्या करेंगे,
एक दिमाग में ऐसे ही माइंड मैप अपने बना करके आप रख सकते हैं। समास हो गया, तो समास के कुल कितने भेद हैं? कुल 6 भेद हैं। तो ये देखिए, समास के 6 भेद को मैंने एक माइंड मैप बनाने की कोशिश की है कि इसके माध्यम से मैं आपको समझाऊं। तो समास के 6 भेदों में फिर मैं तत्पुरुष समास का अलग से कर दूंगी, पहले मैं मुख्य नाम लिख रही हूँ। तो समास के कुल 6 भेद हो गए। तो पहला क्या हो गया? तत्पुरुष। मैं आधा आधा ही लिखती हूँ, याद करने के लिए आपको आसान होगा, तो एक तरीके से वो याद हो जाएगा। फिर तत्पुरुष समास के बाद हम आ गए कर्मधारय। कर्मधारय समास। फिर हो गए द्विगु समास। फिर हम कर दिए इसको द्वंद्व समास। फिर उसके बाद आपको दिखाई पड़ रहा है, नहीं दिखाई पड़ रहा तो मैं इसको और ऊपर बनाती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, नहीं तो लिखना और बताना सब व्यर्थ हो जाएगा। तो मैं इसको और ऊपर ले चलती हूँ। द्वंद्व समास। फिर आ गए हम यहाँ बहुव्रीहि समास। फिर अव्ययी भाव। अव्ययी भाव। तो देखिए, मैंने एक छोटे से चार्ट जैसे बना के आपको सिखा दिया है। अब तत्पुरुष समास के चूंकि कई भेद होते हैं, इसलिए इसको समझाने के लिए इसका माइंड मैप अलग बनाना होगा। फिलहाल मैं अभी इसका एक एक उदाहरण जोड़ करके समझाने की कोशिश करती हूँ कि कैसे समझाऊं आपको। तो आप इसको लिख सकते हैं, जैसे आपने कहा इसको राजपुत्र, और मैं आपको कह दूं कि एक माइंड मैप बनाइए और सबके एक एक उदाहरण दीजिए, तो आपको माइंड मैप बनाने के आधार पर उदाहरण भी याद हो जाएंगे और आपका दिमाग चलेगा कि हाँ किसमें क्या होता है। तो राजपुत्र, राह खर्च, तीन तीन उदाहरण हम लिख रहे हैं इस पर। राह खर्च और राह खर्च के बाद राजपुत्र हो गया, राह खर्च हो गया, और मार्ग व्यय। तो एक तीन उदाहरण। अब कर्मधारय लिखे, तो कर्मधारय में हम लिख सकते हैं नील कमल। नील कमल लिख दीजिए। उसके बाद पीतांबर लिख सकते हैं, महात्मा लिख सकते हैं। उसके बाद द्विगु समास हो गया, तो द्विगु समास में हम लिख सकते हैं चौराहा। चौराहा। फिर तिरंगा, और चारपाई। फिर उसके बाद द्वंद्व समास में माता पिता, भाई बहन, जल थल, लव कुश। तो ऐसे ऐसे करके अगर आप इसके उदाहरण सोचेंगे और लिखेंगे
तो इसके आधार पे मैं आपको सारा समास समझाऊंगी, सारे समास को मैं समझाऊंगी। तो अभी मैं आपको सिर्फ ये संक्षिप्त सा माइंड मैप बनाती हूँ। माइंड मैप बनाने से आपको दिमाग में वो चीज़ें क्रमवार समा जाएंगी, एक एक उदाहरण समा जाएगा, तो आप उससे क्या होगा कि आसानी से समझ सकते हैं। फिर मैं तत्पुरुष समास का तो अलग बनाऊंगी, क्योंकि इतना बड़ा बोर्ड नहीं है कि बिना मिटाए मैं उसे फिर से बता सकूं, तो आप उसको मिटाना मेरी मजबूरी है, मैं उसके साथ मिटाऊंगी। तो मैंने द्वंद्व समास का लिखा। अब बहुब्रीहि समास की बात आती है तो हम इसमें लिख सकते हैं एक दंत, लंबोदर, नीलकंठ, नीलकंठ। और फिर अव्ययी भाव समास की बात आ रही है तो हम इस पे नीलकंठ के बाद हम लिख दें यथाशक्ति, यथाशक्ति, प्रतिदिन, फिर यथाशक्ति, प्रतिदिन, और यहीं से एक बना देती हूँ अनुरूप, अनुरूप। ऐसे बहुत सारे शब्द मैंने यहाँ बना दिए, जिस तीन तीन करके। अब देखिए माइंड मैप तैयार हो गया। अब इसी आधार पर देखिए मैं आगे बढ़ूंगी, आप तब तक इसको अच्छे से देख लीजिए। चाहिए तो आप एक इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, क्योंकि इसी स्क्रीनशॉट के आधार पर मैं अब इसी के आधार पर मैं आपको पढ़ाऊंगी, संक्षिप्त सी पुनरावृत्ति कराऊंगी। ज़्यादा समय नहीं लूंगी, सिर्फ आधे घंटे के अंदर मैं आपको पूरे समास का रिवीजन कराने की कोशिश कर रही हूँ। अगर किसी कारण से तत्पुरुष समास के भेद इसमें से छूटते हैं तो मैं उसको अलग से तत्पुरुष समास का एक माइंड मैप बना करके समझाने की कोशिश करूंगी। तो प्रश्न था यहाँ पर कि दो या दो से अधिक पदों के मेल को समास कहते हैं। तो अब समास जान गए तो हमें उसके समास के भेद जानना है। तो समास के भेद यहाँ पर देखिए मैंने बना दिए हैं। तो कैसे बना दिया? तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास और अव्ययी भाव समास। अब इन समासों यानी कि समास के कुल 6 भेद होते हैं जो यहाँ मैंने लिखा है। तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास और अव्ययी भाव समास। तो इस तरीके से मैंने एक छोटा सा चार्ट नुमा बनाया और आपको पढ़ाने की कोशिश की कि आप कह। अब प्रश्न उठता है तत्पुरुष समास क्या है? तो मैं इसको बिल्कुल संक्षेप में अभी पहले मैं एक एक बार सबका बताऊंगी, फिर इसका भेद आपको बताऊंगी। तो तत्पुरुष समास का मतलब होता है वह समास जिसके पूर्व पद और उत्तर पद के मध्य से कारक चिन्हों का लोप रहता है। तत्पुरुष समास में जो होता है कारक चिन्हों का लोप होता है। लेकिन तत्पुरुष समास के इस भेद को पढ़ाने के पहले मैं आपको एक सवाल कहिए पूछ रही हूँ या ये कहिए कि जवाब दे रही हूँ कि पूर्व पद और उत्तर पद की पहचान करना आपको आना चाहिए। पूर्व पद का मतलब होता है एक शब्द के में प्रयोग किया गया पहला पद और बाद वाले पद को। तो पहले वाले को हम पूर्व पद कहते हैं और बाद वाले पद को हम उत्तर पद कहते हैं। इसी को बार बार समास में बोला जाता है कि समास का मतलब होता है पूर्व पद और उत्तर पद के मध्य। तत्पुरुष समास का तात्पर्य है कि पूर्व पद और उत्तर पद के मध्य से कारक चिन्हों का लोप रहता है। अब कारक चिन्ह क्या होते हैं वो मैं अभी आगे बताऊंगी। जब मैं कारक तत्पुरुष के भेद आपको पढ़ाऊंगी तो कारक चिन्ह भी आपको समझाऊंगी। अभी मैं संक्षिप्त सा ही माइंड मैप समझा रही हूँ। फिर इसी माइंड मैप के दूसरे भाग में पार्ट 1 है ये, दूसरे पार्ट में मैं आपको तत्पुरुष समास के भेद और उसके उदाहरण समझाऊंगी। तो पहला हो गया कि तत्पुरुष समास किसे कहते हैं, तो ये हो गया तत्पुरुष समास का तात्पर्य है कि जहां पर पूर्व पद और उत्तर पद के मध्य से कारक चिन्हों का लोप रहता है। कारक चिन्ह कितने होते हैं, उनके क्या चिन्ह होते हैं, मैं कारक चिन्ह अभी आपको तत्पुरुष के भेद पढ़ाते समय
के पूर्व मैं उसे समझाऊंगी। अभी आप इतना समझिए कि इसमें पूर्व पद और उत्तर पद के मध्य से कारक चिन्हों का लोप रहता है। लोप मतलब गायब रहता है। जैसे यहाँ मैंने उदाहरण दिया है राजा का पुत्र। अब यहाँ का गायब है, मैंने लिखा है राजपुत्र। फिर मैंने लिखा है राह खर्च। राह के लिए, खर्च के लिए भी संप्रदान कारक है, तो इसको भी आप समझ सकते हैं कि संप्रदान कारक है। फिर मार्ग व्यय, मार्ग के लिए खर्च, तो इस तरह से जेब कतरा। तो ये आपको मैंने 3 शब्द दिया और इन 3 शब्दों के माध्यम से आपको बताया कि तत्पुरुष समास का मतलब है कारक चिन्हों का लोप। तो इसमें सब में देखिए, इसमें का गायब है, इसमें के लिए, इसमें के लिए। तो तत्पुरुष समास का मतलब आप समझ गए होंगे कि जिस समास का पूर्व पद, जिस समास में के पूर्व पद और उत्तर पद के मध्य से कारक चिन्हों का लोप रहता है उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। 3 उदाहरण मैंने बोर्ड पे लिखे हैं, तीनों को विग्रह करके मैंने समझा दिया। तो विग्रह की बात आ गई तो मैं समझा दूं। इन्हें अलग करना विग्रह कहलाता है और इन्हें जोड़ना समस्त पद कहलाता है। यानी कि इन्हें आप जोड़ करके नया शब्द बना के जो लिखना है उसे आप कर रहे हैं तो वो समस्त पद होगा। जब आप इनको अलग करके स्पष्ट कर रहे हैं तो ये विग्रह कहलाएगा कि ये विग्रह कर रहे हैं हम। तो इस तरीके से आपने इसको जाना। अब दूसरा समास आ गया कर्मधारय समास। कर्मधारय समास का मतलब होता है इसमें भी पूर्व पद और उत्तर पद होगा। अब पूर्व पद और उत्तर पद की बात अगर करें तो इसमें कर्मधारय में पूर्व पद और उत्तर पद के मध्य से जो होता है, इसका पूर्व पद जो होता है वो विशेषण होता है। अब यही मैं लिखती हूं, पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष। पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष होता है, ये उत्तर पद होगा। पूर्व पद का मतलब हुआ कि पहले आने वाला पद और उत्तर पद का मतलब हुआ कि बाद में आने वाला पद। तो ये पूर्व पद हो गया, ये उत्तर पद हो गया। अब पहला पद हमेशा विशेषण होगा और उत्तर पद हमेशा विशेष होगा। बाद वाला पद जो होता है वो विशेष होता है यहाँ पर। तो देखिए इसमें नील कमल, इसको मैं अलग कर दूं, अलग करके आप देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। नीला कमल, अब नीला कमल कहा जा रहा तो इसमें ये विशेषण हो गया, ये विशेष हो गया। लेकिन कर्मधारय समास का जब भी हम विग्रह करते हैं तो उस विग्रह का एक वाक्यांश, निश्चित वाक्यांश होता है। उस निश्चित वाक्यांश की तरह ही हम इसको विग्रह करते हैं। तो इसका जब भी विग्रह करेंगे तो नीला कमल अगर आप ऐसे भी लिख देंगे तो भी नंबर मिल सकता है, लेकिन जो सही तरीका है वो सही तरीका जो है मैं उसको यहाँ लिख के आपको बताती हूँ कि सही तरीके से ही शब्दों का प्रयोग करें तो आपको समझ में आ जाएगा। इसको कहेंगे नीला है जो कमल। इसी वाक्यांश के माध्यम से हम कर्मधारय समास का विग्रह करते हैं। किसी और शब्दों का, किसी और शब्दांश का या शब्द वाक्यांश का प्रयोग कर्मधारय में न करें, क्योंकि वो भाव को स्पष्ट करने में कठिनाई होगी। यानी उसके माध्यम से आपका ये विशेषण और विशेष क्लियर नहीं होगा, तो ऐसी स्थिति में आपको नंबर कम मिल सकते हैं। तो इसको हमेशा ऐसे ही विग्रह करिए, नीला है जो कमल। फिर इसी तरीके से पीतांबर शब्द मैंने लिखा है। अंबर का मतलब होता है वस्त्र और पीत मतलब होता है पीला, यानी पीला है जो वस्त्र, उसे हम कहते हैं पीतांबर। तो यहाँ पर पीतांबर शब्द आया। पीला है जो अंबर, अंबर का मतलब वस्त्र हो गया, तो पीला है जो अंबर। तो विग्रह करने में शब्दों का हेर फेर बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर आपने शब्दों का हेर फेर किया तो वाक्य जो है स्पष्ट नहीं होगा, फिर आपके मतलब आपके अंक पूरे नहीं आएंगे। और एक चीज और बता दूं, जब बात आई गई है, जब आपको परीक्षा में कभी भी समास विग्रह करने को आए तो अगर वाक्य में कहीं भी समास विग्रह किया गया है तो आप उसको एक
मान के चलिए कि चाहे प्रश्न में लिखा हो अथवा न लिखा हो, लेकिन अगर आप विग्रह कर रहे हैं तो नाम अवश्य बताएं। अगर आपने विग्रह के साथ नाम नहीं बताया तो आपके आधे अंक, जितने भी अंक का वो समास विग्रह होगा उसके आधे अंक जो है वो मिलेंगे, आधे नहीं मिलेंगे। इसलिए ध्यान में लेके चलिए कि उसके साथ आप विग्रह करें तो नाम बताएं, समस्त पद बनाए तो भी नाम बताएं। तो ये हो गया। फिर शब्द है महात्मा। मैं थोड़ा स्पष्ट लिख दूं, ये क्लियर नहीं हो रहा होगा आपको। महात्मा, महान है जो आत्मा, इसका विग्रह करेंगे, महान है जो आत्मा। अब महान शब्द इसका विशेषण हो गया, आत्मा इसका विशेष हो गया। ये आप जान लीजिए, उसमें विशेषण और विशेष होगा तभी आपका ये कर्मधारय समास होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो इस बात को ध्यान में लेके चलिए, तो आपको इतना समझ में आ गया होगा कि कर्मधारय समास को मैंने एक माइंड मैप से समझाने की कोशिश की है, और इसी माइंड मैप को मैं कोशिश कर रही हूँ कि आधे घंटे में समझा दूं। अगर किसी कारण से नहीं हुआ तो मैं इसके दूसरे पार्ट में इसको समझा के फिर तत्पुरुष का माइंड मैप बनाऊंगी, तो आप उसको अच्छे तरह से समझिएगा। अब मैं बारी आती है द्विगु समास की। अब द्विगु समास की बारी आती है, तो आप इसको मैं इधर लिख लूं। देखिए, मैं माइंड मैप में ही सब समेटने की कोशिश कर रही हूँ। द्विगु समास का जो पूर्व पद होता है, यह लिख देती हूं, संख्यावाची पूर्व पद। ये आपका पूर्व पद संख्यावाची हो गया, और उत्तर पद जो होता है वो उस शब्द होगा। तो इतना ध्यान में रखिए कि जो उत्तर पद में पद आया है उसी की संख्या ये बताएगा। उत्तर पद में जो वस्तु, स्थिति, व्यक्ति या जिसका भी जो शब्द आएगा उसकी संख्या का बोध कराएगा पूर्व पद। ये ध्यान में चलिए। तो इसे इसलिए हमेशा याद रखिए कि उत्तर पद की संख्या ये बताएगा। इसे इसलिए दिमाग में पूर्व पद रहता है, क्या होता है, संख्यावाची होता है, तो उसे हम द्विगु समास कहते हैं। मैंने यहाँ उदाहरण लिखा है, आप देखिए, 4 राहों का समूह। देखिए, और विग्रह की बात आ गई है तो मैं इसका तरीका समझा दूं कि इसको विग्रह करने के लिए, जैसे मैंने यहाँ लिखा है नीला है जो कमल, आप इसको भी ऐसे ही विग्रह करके अपना पूरा कर लीजिए। उसी तरीके से अगर इसके विग्रह के लिए क्या शब्द प्रयोग करते हैं वो मैं आपको बता रही हूं, वो है 4 राहों का समूह। अब इसको विग्रह करेंगे तो लिखेंगे 4 राहों का समूह। कहीं कहीं समाहार लिखा हुआ मिलता है, इसके अलावा कोई शब्द ना प्रयोग करें। आपको तमाम पुस्तकों में तमाम शब्द मिल जाते हैं, आप कुछ भी लिख देते हैं। तो इसका विग्रह करने की जो टेक्निक कह सकते हैं, भाषा है, वो यही है, क्योंकि इसका पूर्व पद हमेशा संख्यावाची होता है। संख्यावाची होता है तो इसके लिए हम लिखेंगे 4 राहों का समूह। फिर तिरंगा, 3 रंगों का समाहार, समायोजन जिसको कहते हैं। तो तिरंगा, तिरंगा शब्द है तो इस टी से संख्या दिखाई दे रही, तो ये इसका पूर्व पद है, रंग का इसका उत्तर पद है। तो उत्तर पद की संख्या का बोध यहाँ करा रहा है, इसलिए ये पूर्व पद जो है, ये जो समस्त पद है वो क्या होगा, द्विगु समास होगा। अब 4 पाई, तो 4 पायों का समूह, 4 पायों का समूह कह रहा, तो ये 4 जो है पायों की संख्या बता रहा, ये पूर्व पद है, ये उसका उत्तर पद है। तो ये 4 पायों का समूह हो गया। तो हमेशा देखिए, आप यहाँ पर पूर्व पद संख्यावाची है, 1 4 3 4, जो इसमें परिभाषा कहती है कि इसमें द्विगु समास का जो पूर्व पद होता है वो संख्यावाची होता है। वो मैंने आपको समझा दिया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस तरीके से इस माइंड मैप के माध्यम से अच्छे से चीजें समझ में आ रही होगी। ये मेरा समझाने का जो उद्देश्य है वो यही है कि आपको मैं समास को छोटे से छोटे में स्पष्ट कर सकूं और वो आपके दिमाग में भर जाए, ताकि आपको कोई कठिनाई ना हो। लेकिन मैंने अभी
तत्पुरुष समास का भेद नहीं लिया है, जो मैं दूसरे माइंड मैप में बनाऊंगी। तो अभी आप इतना ही समझे जितना आवश्यक है। अब मैं आपको समझाने चल रही हूँ द्वंद्व समास। अब द्वंद्व समास आ गया तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक मैं किनारे हट जा रही हूं। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो अब स्क्रीनशॉट लेने के बाद मैं बता दूं, देखो ये हो गया। अब द्विगु समास के बाद बारी आ गई द्वंद्व समास की। अब द्वंद्व समास में मुझे लग रहा है कि आपको क्लियर हो रहा होगा। तो द्वंद्व समास में क्या होता है, इसमें यहां मैं लिख रही हूं पूर्व पद और उत्तर पद। पूर्व पद और उत्तर पद ये इसके बीच का हिस्सा है जिसमें और लगा होता है। ये मैं ऐसे हाईलाइट कर रही हूं आपको दिखाने के लिए। तो आप ये जान लीजिए द्वंद्व समास में क्या होता है कि पूर्व पद और उत्तर पद में और शब्द जो है वो छिपा होता है। और ये संक्षिप्तीकरण की प्रक्रिया के लिए हर शब्द के बाद हम एक छोटा छोटा सा योजक, भाई बहन, जल थल, लव कुश ऐसे लगा देते हैं जिससे वो और छिपा रहता है। तो हमेशा याद रखिए ये पूर्व पद हो गया, ये उत्तर पद हो गया। अब इसका विग्रह करेंगे तो हम लिखेंगे माता और पिता। माता और पिता, ठीक है। इसका विग्रह करेंगे, लिखेंगे भाई और बहन, जल और थल, लव और कुश। अब ये विग्रह, अब ये जान लीजिए कि विग्रह करने में जब आप जो शब्दों का प्रयोग है समास का उसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। तो अगर आपने इसके शब्दांश में जो लिखा जाता है आपने वो परिवर्तित कर दिया तो भाव स्पष्ट नहीं होगा, फिर उसके बाद दिक्कत होगी। तो जो शब्द प्रयोग किया जाता है, जो वाक्यांश प्रयोग किया जाता है विग्रह करते समय भी आप उन्हीं वाक्यांशों को प्रयोग करें। तो इतनी बात मैंने आपको समझा दी। अब बारी आती है बहुव्रीहि समास समझाने की। तो यहाँ आप देख रहे होंगे, मैं इधर खड़ी हो जाती हूँ ताकि आसानी से देख सके। ये हुआ बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास का न तो पूर्व पद प्रधान होता है न उत्तर पद प्रधान होता है। तो मैं इसको यहाँ लिखना चाहूंगी ताकि आपको इस माइंड मैप को पूरी तरह समझने में आसानी हो। मैं थोड़ा सा रब करती हूँ, जगह बनाती हूँ और जगह बना के फिर मैं इसको लिखूंगी। आपको स्पष्ट करने में मुझे भी आसानी होगी, आपको समझने में भी आसानी होगी। मैं थोड़ी सी जगह बनाती हूँ। ये चलिए हो गया, समझने पर हो गई चीजें। अब बहुव्रीहि समास में क्या होता है, न तो पूर्व पद प्रधान होता है न उत्तर पद प्रधान होता है, उससे निकलने वाला अर्थ प्रधान होता है। तो हम यहाँ लिखते हैं, छोटा छोटा ही लिख रहे हैं आपको समझने के लिए, पूर्व पद और उत्तर पद। उत्तर पद दोनों प्रधान नहीं होता। प्रधान क्या होता है, अर्थ। तृतीय पद उसका अर्थ, उसका अर्थ। तो बहुव्रीहि समास की जो परिभाषा बोलती है वो ये बोलती है कि बहुव्रीहि समास का न पूर्व पद प्रधान होता है न उत्तर पद प्रधान होता है, उससे निकलने वाला अर्थ प्रधान होता है। जैसे मैंने यहाँ लिखा है नीलकंठ। अब इसका विग्रह करने का एक खास तरीका होता है,
उसको ध्यान में लेके चलिए। इसका विग्रह जब भी करेंगे तो जिसका लगाएंगे, और जब जिसका लगाते हैं तो आपको उसका अर्थ बताना होगा। जैसे हम यहाँ लिखते हैं, ये विग्रह कर रहे हैं, नीला है कंठ जिसका। अब आप लिखेंगे अर्थात, अर्थात शिव। ये स्पष्ट हुआ। उसी तरह एक दंत का करेंगे, एक दंत का करेंगे तो यहां लिखेंगे एक दांत है जिसके। अब अर्थात अगर नहीं बता रहे हैं तो आपका वो अर्थात न समझ के आने के कारण वो बहुब्रीहि समास नहीं हुआ। अर्थात गणेश। तो देखिए मैंने आपको समझा दिया कि इस तरीके से इतनी सारी चीजों को मैंने इतने छोटे से माइंड मैप में समेटने की कोशिश की है, लेकिन आपका अभी भी अव्ययी भाव समास शेष बचा है, जो मैं तत्पुरुष समास का जब माइंड मैप बनाऊंगी तो मैं संक्षिप्त में इसका रूप बना के फिर आपको अव्ययी भाव समास से पढ़ाऊंगी। तो आप इसको पार्ट 1 समझ लीजिए, उसको पार्ट 2 समझ लीजिएगा। इसलिए आप इसके दूसरे भाग को भी देखिएगा, क्योंकि अभी मैं इससे ज़्यादा इसमें नहीं बता सकती हूँ। और फिर मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।